नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 71 बीपीएससी पीटी यह टेस्ट 19 है। फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज होगा और यह टेस्ट जो था यह आसान था। जितने भी फुल लेंथ हुए हैं उन सभी के कंपैरिजन में करंट अफेयर भी आसान पूछे गए थे। ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पढ़े होंगे, जो चर्चित रहे हैं, उसी प्रकार के सवाल आए हैं। शुरू करते हैं एक एक करके वीडियो। बिहार के किस ज़िले में प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया? ये जो उत्सव है ये इंडियन आर्म फोर्स जो है उसी के तर्ज पर लोगों को डिसिप्लिन, लोगों को मेंटेन और लोगों को प्रभावित करके एजुकेट करने की तरफ में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर के यह उत्सव बिहार के मोतिहारी मनाया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किन जिलों में SEZ की स्थापना करने की घोषणा हुई है? तो इस बार जो बजट में घोषणा किया गया वो है बक्सर और चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण में सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे जोन जहां पर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग आसानी से कर सकें और वहां पर रूल एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, वहां पर छूट दी जाती टैक्सेशन वगैरह से भी, और वहां पर कानूनी तौर पर भी थोड़ी सी आज़ादी होती है, जिसके कारण से व्यापार करना आसान होता है। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है कनक बुधवार। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनका नाम ही है यही, कनक बुधवार नाम है इनका। कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म होता है, इसका जूनियर खेल हुआ था। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने सांसद हैं इसमें 17 करीब में सांसद हैं। बस नंबर ही याद रखिएगा, इसमें 17 के 17 नाम याद करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78 सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व स्वास्थ्य सभा होता है, हर साल ही ऑर्गेनाइज होता है। यह जिनेवा में आयोजित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। कामागाटा मारू घटना सितंबर 1924 में हुई थी। पहला ऐसे ही गलत हो जाएगा, सितंबर 1924 नहीं, 1914 ईस्वी में यह घटना घटित हुई है। इसके लिए भारतीयों ने शोर कमेटी के नाम से एक समिति बनाई थी, तो दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 1914 में हुआ था, कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया था, जिसके पश्चात से उनको कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और वहाँ से वापस कर दिया गया। इसी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और जो गदर आंदोलन है उससे भी कई सारे लोग इसको जोड़ते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिए, कामागाटा मारू घटना जो है यह 1914 ईस्वी में हुआ है। अगर आपको आसानी से याद रखना हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप याद रख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह घटना घटित हुई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन को चुनें। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय पूना में था। तिलक का जो होम रूल था यह महाराष्ट्र के लिए था। ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। इसका मुख्यालय मद्रास के करीब आडियार में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल का तात्पर्य क्या होता है? स्वराज अर्थात डोमिनियन स्टेटस। जिस प्रकार से आयरलैंड के सेनानियों ने सरकार के साथ में संघर्ष करके स्टेटस प्राप्त किया था, होम रूल का मतलब कि स्वराज का प्राप्त किया था, उसी प्रकार से भारत के भी स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जो जेल से निकले ही थे, तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, होम रूल लीग आंदोलन। तो उन्हीं के तर्ज पर एनी बेसेंट ने भी आडियार से इस आंदोलन को शुरू किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। तिलक का होम रूल महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रचलित था, तो वहीं एनी बेसेंट जो हैं उनका होम रूल जो था वो संपूर्ण भारत में प्रचलित था। होम रूल आंदोलन की एक बहुत बड़ी खासियत ये है, इसने जगह जगह पर संस्थाओं का निर्माण किया, छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पर संस्थाओं का निर्माण किया। दूसरा, डिबेट क्लब, पत्र पत्रिकाएं बहुत सारी छापी गई, जगह जगह पर कार्यालयों का निर्माण हुआ होम रूल को लेकर के। सभी राज्यों में, देश के सभी भागों में इसका निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि एक स्ट्रक्चर बन गया देश में आंदोलन करने का, एक स्ट्रक्चर बन गया और जन जागरूकता फैली। तो जो आप देखते हैं इसके पश्चात गांधीयन आंदोलन की सफलता देखते हैं आप, चाहे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ संघर्ष हो या फिर असहयोग आंदोलन हो या फिर
खिलाफत आंदोलन हो, तो इन सभी आंदोलनों में होम रूल लीग के द्वारा जो बनाए गए आंदोलन का स्ट्रक्चर था, ग्राउंड लेवल पर जो ऑफिस, कार्यालय, डिबेट क्लब, जो जन जागरूकता फैलाई गई थी, उसका इसमें सबसे अहम योगदान रहा आगे के सभी आंदोलन के लिए। तो होम रूल लीग आंदोलन पर जब मैं बच्चों से आंसर राइटिंग करवाता हूँ ना, तो उसमें ये भी मैं उनको लिखने के लिए बोलता हूँ कि भाई ये भी लिखो कि होम रूल लीग आंदोलन वो आंदोलन है जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था आने वाले आंदोलनों के लिए। पृष्ठभूमि और जनाधार जो है वो इसी आंदोलन ने तैयार किया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित रीयूनियन जो द्वीप है, निम्न से किस देश के नियंत्रण में है? तो यह फ्रांस के नियंत्रण में है। रीयूनियन द्वीप मस्करनी द्वीप समूह का एक भाग है तथा यह फ्रांसीसी विदेशी विभाग द्वारा प्रशासित विदेशी क्षेत्र है। ये इंडिया है, तो ये हिंद महासागर में आपको यहाँ पर मेडागास्कर के समीप में ये सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट निम्न से किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको तैयार करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किसको तरलीकृत प्राकृतिक गैस परिवर्तित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विफाइड नेचुरल गैसेज एलएनजी? तो फ्लेयर्ड गैस जो होते हैं उनको एलएनजी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातु युग्मों से किस एक धातु की क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, यह पूछा जा रहा है। तो लिथियम सबसे हल्की हो गई और ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो गया। आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्का है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, घनत्व 0.53 ग्राम ही है। यह बहुत मुलायम होती है। ऑस्मियम बहुत ही कठोर धातु है, इसका घनत्व 7 तत्वों में सबसे अधिक माना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह रिपीटेड सवाल था। इससे पहले साइंस के जो सेक्शनल टेस्ट हुए थे बंधुओं, उसमें यह सवाल पूछा गया था। यह आपको गलत नहीं करना चाहिए था। ड्राई बैटरी में निम्नलिखित में किसका विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का ड्राई सेल जो शुष्क सेल होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कोई द्रव प्रयुक्त नहीं होता। पेस्ट की मार्किंग में ही इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब ड्राई सेल है तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नीला थोथा, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखिए हम लोग तो बोलचाल की भाषा में बेकिंग सोडा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो नीला थोथा, नीला यानी कि कॉपर ही होगा, तो इसको कॉपर से मैच कर दीजिए। और एप्सम सॉल्ट किसको कहा जाता है? तो यह मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। और उसके बाद से बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, और कास्टिंग सोडा जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वास विशेषकों में अल्कोहल का पता लगाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जो पुलिसमैन जो है वो अल्कोहल की जांच करने के लिए ड्राइवर्स को बोलते हैं कि इसमें फूको, तो उसमें कौन सा विलियन का उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए कि इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसमें उसका रंग परिवर्तित हो जाता है अल्कोहल के संपर्क में आते ही, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में क्या होता है? तो जल में क्षारकता यानी कि बेस जो है क्षारकता वो स्ट्रांग हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर अधिक हैं, उनका कंसंट्रेशन अगर अधिक है तो इससे उसमें एल्केनिटी आ जाता है, इसको बोलते हैं क्षारकता आ जाती है, क्षारकता आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इम्प्योरिटीज़ लाइक अमोनिया, फॉस्फीन। ये अगर वाटर में है तो इसके कारण से एल्केनिटी वाटर में डेवलप हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? अलग अलग भारत सरकार के संस्थान हैं जो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है यह। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, भाषा संस्थान जब भी आए तो इसको मैसूर याद रखिएगा। मैसूर बहुत खूबसूरत सा शहर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc तो बेंगलुरु में ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यह कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में नहीं है, बल्कि यह मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्द्र भूमि परितंत्र का क्या कार्य होता है? कार्बन का अवशोषण, भूजल का पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण। तो ये सभी काम करते हैं आर्द्र भूमियाँ। वेटलैंड,
वेटलैंड, ये सभी काम करती हैं। इसीलिए सभी परितंत्रों में इनको सबसे महत्वपूर्ण परितंत्र माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण परितंत्र इन्हीं को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आंसर निकालिए। बहुत ही सुंदर सा सवाल है यह, और इस प्रकार के सवाल PYQ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत में किया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। इसे दीवानी न्यायालय की जैसी शक्तियां प्राप्त हैं और इसके खिलाफ अपील केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया जा सकता है। इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा तीसरा तो सही है, पहला गलत है। एनजीटी की स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत हुई है, न कि 1986 अधिनियम के तहत में, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किस वाद के बाद यह व्यवस्था की गई कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। हरगोविंद पंत केस में कहा गया कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, कोई रोजगार नहीं है केंद्र सरकार के अधीन। इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करें। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसके बारे में आपसे सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। इस बार राज्यपाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, इसलिए इसको हल कीजिए, इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता और पद से हटाता है? बिल्कुल भी नहीं। पद से हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय का होता है। ध्यान से अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आसानी से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा इसका। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होगा, कुलपति नहीं होता है, कुलपति नहीं होगा। इसका आंसर दूसरा भी गलत हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। वाइस चांसलर नहीं, चांसलर होते हैं, वो भी सभी विश्वविद्यालयों के नहीं होते हैं, किसी विश्वविद्यालय का हो सकते हैं, और ये एक्ट के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, मंत्रिपरिषद के अल्पमत पर आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही हैं। ये तीनों ही उनके विवेकाधीन शक्ति हैं, अपने विवेक से वो कर सकते हैं, इसी कारण से विवाद भी उत्पन्न होता रहता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति, राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपसे 4 दिया हुआ है, चारों को मैच करना है उसके अनुच्छेद से। यह सबसे कठिन सवालों में से एक हो गया। इस प्रकार के सवालों में कभी भी आंसर गेस मत कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। हाँ, अगर एक भी आपको आर्टिकल याद है तो फिर निश्चित तौर पर इसका एलिमिनेट करके आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कभी भी इसको टच नहीं करना चाहिए, आपके नेगेटिव मार्क्स लग जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन आर्टिकल 176 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में दिया गया है। सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व 167 में है, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में लिखा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद की क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक स्वयं इनका कार्यालय 2 वर्षों का होता है। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और 1 वर्ष में इनका कार्यालय 1 ही वर्ष का होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यालय नहीं होता है। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ें स्टेटमेंट को, आप आसानी से हटा लेंगे, एलिमिनेट कर ले जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया? चूंकि बिहार में जनजातियों की आबादी अच्छी खासी हुआ करती थी जब झारखंड राज्य भी इसमें समाहित हुआ करता था, लेकिन जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया तो उसके बाद से इसमें एसटी मिनिस्टर अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं रह गया, अनिवार्य नहीं रह गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2006 के द्वारा जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। चूंकि पहले झारखंड में बिहार का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ पर जनजातीय मंत्री बनाना अनिवार्य था। अभी भी अनिवार्य है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, इन सब जगहों पर अनिवार्य रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की आबादी अच्छी खासी है।
अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। निम्न से कौन कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 हो जाएगा। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल। अंतर्राज्यीय परिषद में निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। अगर वहाँ पर विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित 6 अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित इसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस जांच एजेंसी का गठन सबसे पहले किया गया था? RAW, नेटग्रिड, IB, NIA। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है यह इंपीरियल पुलिस इंटेलिजेंस के तौर पर काम करता था। करजन के समय में इसका गठन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। 1887 इसमें लिखा हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह अंग्रेजों के समय में IB, उस समय इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल पुलिस इंटेलिजेंस करके इसका नाम था। बाद में इसका जब भारत आज़ाद हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पर इसका नाम रखा गया। R&AW जो है यह तो 1968 में स्थापित हुआ है इंदिरा गांधी जी के समय में। 1965 वॉर के पश्चात से जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कोई एक प्रकार की एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए, चूँकि IB पहले इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम करती थी और एक्सटर्नल में इसका हाथ तंग था, ये सही से सूचना इकट्ठा नहीं कर पाती थी। इसी कारण से R&AW का गठन किया गया। रामेश्वर काउ जो थे, RN काउ जिनको कहा जाता है, उनको इसका पहला निदेशक बनाया गया था। और NIA तो 2009 में मुंबई आतंकवादी अटैक के पश्चात बना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य चुनाव आयोग की बात करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 243 के हो जाएगा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो चीन और कंबोडिया के बीच में यह अभ्यास हुआ है। इसको बस एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 151वां स्थान प्राप्त है और अगले साल तक हम शायद 181वें पोजीशन पर चले जाएंगे। लिस्ट से ही हमें बाहर कर देगा जिस हिसाब से हमारी मीडिया अच्छी काम कर रही है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश का अखबार है ये ला प्रेस? तो ला प्रेस जो है ये निकारागुआ का अखबार है जिसको यूनेस्को का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्त वर्ष 24-25 से भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? सबसे कठिन सवाल हो गया ये आपको नहीं याद होगा तो हमेशा स्किप किया कीजिए इस प्रकार के सवालों को। 824.9 बिलियन डॉलर भारत का टोटल निर्यात है, एक्सपोर्ट है। किसानों के बीच मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार 2025 में कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिशन न्यूट्री अनाज को शुरू किया गया है। मिशन न्यूट्री अनाज को शुरू किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है? निम्न से प्रकाश का किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो प्रिज्म ले लीजिए। प्रिज्म में सनलाइट को गुजारिए, देखिए उसमें से कौन सा प्रकाश सबसे ऊपर आएगा। सनलाइट जो है यह वेबग्योर में विभाजित हो जाता है तो सबसे कम जो विचलन होगा वो किसका होगा? तो लाल रंग का होगा। लाल रंग का होगा। इसलिए सबसे ऊपर आपको रेड दिखेगा। सबसे ऊपर यहाँ से प्रकाश गुजारिए, यहाँ पर आपको रेड दिखेगा। उसके बाद से सबसे नीचे जो है वो वॉयलेट कलर दिखेगा। नीचे से ऊपर की तरफ के जाएंगे तो वेबग्योर होता है। वेबग्योर होता है नीचे से ऊपर की तरफ में जाने पर। बैनी आह पिनाला जिसको कहा जाता है तो वो नीचे से ऊपर जाने पर आपको दिखेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है? जबकि बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा फरीदाबाद में, अर्थात दिल्ली NCR में, दिल्ली के बगल में ही फरीदाबाद है, वहीं पर स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है किन दो देशों के बीच किन स्वॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान और अमेरिका के बीच में। बी उत्तर हो जाएगा इसका। यूरिया उर्वरक का प्रमुख अवयव है। यूरिया उर्वरक का प्रमुख अवयव है। किसका प्रमुख अवयव है? तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने खेतों में फसल चक्र को सही से लगाया है, मतलब पहले धान लगाया फिर अगले वर्ष अगर आप दाल लगाते हैं पूरे खेत में, या कोई भी दाल दलहन वाला कोई भी आप फसल लगाते हैं तो आपके खेत में अगले वर्ष यूरिया डालना कम पड़ेगा, यूरिया कम डालना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस दाल लगने के कारण से ही हो जाता है। और अगर आपने लगातार गेहूँ, चावल, गन्ना इस प्रकार फसल लगा रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना पड़ता है। लेकिन
हमारे देश में सबसे ज़्यादा जिस उर्वरक का खपत है वो यूरिया ही है। वो यूरिया का बैग ही आपने देखा होगा, खरीदा भी होगा शायद। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है। यह अमोनिया विभिन्न जीवाणु द्वारा अमोनिया गैस निकलती है जो पौधों द्वारा प्रयुक्त नाइट्रस में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के निम्न से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। निम्न से कौन सा एंजाइम दूध को दही में स्पंदित करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको रेनिन कहा जाता है। रेनिन दूध की दही में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। कैसीन दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो यह शिवहर जिला है, जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसका है प्रति व्यक्ति आय? तो पटना जिला का है, पटना जिला का है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूछा गया है तो शिवहर जिला हो जाएगा। 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो यह 35,660 करोड़ रुपए है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 बिहार में चावल और गेहूं उत्पादन में क्रमशः कितने % की वृद्धि हुई है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा 21% और 10.7% का ग्रोथ हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से बिहार का कौन सा जिला बिजली खपत में शीर्ष पर है? तो यह पटना जिला ही है। पटना जिला में बिजली खपत शीर्ष पर है। बिजली खपत से क्या पता चलता है बंधुओं? इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है। लोगों के पास बिजली खपत करने के लिए इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए, और उसके साथ साथ फैक्ट्री, मॉल्स, वहाँ पर स्ट्रीट होंगे, वहाँ पर दुकानें होंगी। इसके कारण से वहाँ पर बिजली का खपत ज़्यादा है। भारत में हुन सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? यह तोड़मान था। हुन मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया भी था। हुनों का दोबारा आक्रमण तोड़मान के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर परवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। तो तोड़मान था पहला शासक, भारत में हुनों का पहला शासक। यह बर्बर लुटेरा किस्म के जाति हुआ करते थे। दरअसल में चीन के दीवार बन जाने के पश्चात से ये जो आक्रामक जातियां हैं, इन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस कारण से भारत पर खतरा उत्पन्न हो गया था उस समय। तोड़मान था, लुटेरे और बर्बर जातियां हुआ करते थे ये। बुद्ध चरित्र, रत्नावली, नागनंद, निम्न से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाओं में शामिल नहीं है? हर्षवर्धन जो है इनको शासक के साथ साथ एक अच्छा राइटर भी माना जाता है। हालांकि कई सारे जो इतिहासकार वो आरोप लगाते हैं ऐसा कि हर्षवर्धन ने खुद से नहीं लिखा, बल्कि बाणभट्ट की रचनाओं को उन्होंने अपना नाम दिया है। लेकिन क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बाणभट्ट जो हैं, कवि बाणभट्ट, उनकी जो रचनाएं हैं, लेखन शैली जो है, जो कादम्बरी की लेखन शैली है और हर्ष के रचित जो लेखन शैली है, उसमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। तो इसलिए कई सारे लोग आरोप लगाते हैं। फिर भी अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि हर्षवर्धन एक शानदार राइटर भी थे, और इन्होंने इसमें से बुद्ध चरित्र जो है इसको नहीं लिखा है। इन्होंने बुद्ध चरित्र तो अश्वघोष का लिखा हुआ है। बाकी रत्नावली और नागनंद जो है ये दोनों की रचना हर्षवर्धन ने की है। इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया बंधुओं, इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। राजा हर्ष कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद की संस्कृत कृतियों का श्रेय दिया जाता है। बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है, और हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग जो हैं इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाणभट्ट जो है उनकी कादम्बरी है। कादम्बरी क्लासिकल संस्कृत की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो कादम्बरी ही माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में किया गया है? भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल हुआ करता था यह। निम्न से कौन कौन कृष्णदेव राय के दरबार उपस्थित अष्ट दिग्गजों में शामिल थे? हर्षवर्धन के अलावा कृष्णदेव राय भी ऐसे हैं जो शानदार राइटर माने जाते हैं, और तेलुगु और संस्कृत भाषा पर इनका कमांड था। अल्लाह सनी पेदन्ना, इलांगो अदिगल, नंदी तिम्मन और धुरजटी, ये अलग अलग शामिल लोगों से पूछा जाए कौन इनके दरबार में शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1, 3, 4 जो हैं 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इलांगो अदिगल जो हैं इन्होंने तो शिल्पाधिकारम की रचना की है। शिल्पधिकारम जिसको कहा जाता है, शिल्पधिकारम जिसमें हम लोग कन्नगी की कहानी को पढ़ते हैं। कन्नगी की कहानी, कन्नगी आपने सुना है क्या नाम? एक महिला जो अपने इंसाफ के लिए पूरा का पूरा मदुरई शहर को जलना पड़ता है, उसी महिला की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। कन्नगी की कहानी पढ़ते इलांगो अदिगल में, जिसमें शिल्पाधिकारम, जिसको तमिल महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है, शिल्पधिकारम भी कहा जाता है। इसी का अगला पार्ट है मन्नी मेखले।
मन्नी मेखले, ये सब संगम साहित्य की रचनाएं हैं और अद्भुत रचनाएं हैं। कभी आपको मन करे तो इनकी कहानियों को ज़रूर पढ़िएगा। एक किताब आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, अब क्या बता ही देता हूँ मैं। उपिंदर सिंह मैम है, उपिंदर सिंह इतिहासकार हैं, बहुत फेमस, भारत के मनमोहन सिंह जी की बेटी हैं। ये इनकी पहचान नहीं है, इन्होंने अपना पहचान खुद बनाया है। इनकी किताब है एंशिएंट हिस्ट्री की, बहुत ही शानदार किताब है। मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे पास अभी भी रखा हुआ टेबल पर ही। तो उसमें आपको जितनी कहानियाँ हैं ना, जैसे मृच्छकटिकम है, शिल्पाधिकारम है, मन्नी मेखले है, या फिर इलंगो अदिगल है, तो इन सभी के, इलंगो अदिगल जो शिल्पाधिकारम लिखा है इन्होंने, इन सभी की कहानियाँ भी उसमें लिखी रहती उस इतिहास की किताब में, है ना। तो एक पेज में कहानी बताते हैं जो इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाएगा आपका इतिहास में। तो कभी अगर रुचि हो, अभी तो नहीं, रुचि हो तो ज़रूर उस किताब को पढ़िएगा। 500-600 रुपये की किताब आती, थोड़ी सी महंगी है वो, एंशिएंट हिस्ट्री किताबों में थोड़ी सी महंगी आती है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलंगो अदिगल। तो संगम साहित्य से जुड़े हुए हैं, शिल्पाधिकारम के लेखक हैं, बाकी 3 अष्टदिग्गज से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। निम्बार्क विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक तथा प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। रामानुज द्वैताद्वैत के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 यहाँ पर सही है। रामानुज विशिष्टाद्वैत के हैं, रामानुज जो हैं ये विशिष्टाद्वैत के हो जाएंगे, विशिष्टाद्वैत के। और निम्बार्क रामानुज के समकालीन निम्बार्क द्वैताद्वैत के प्रवर्तक थे, इन्हें सुदर्शन का अवतार भी माना जाता है। और माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने शंकर और रामानुज के मतों का विरोध किया। आत्मा एवं परमात्मा को इन्होंने पृथक माना है। ये सभी फिलॉसफर हैं भारत में, जिनको संत की उपमा भी दी जाती है। फिलॉसफी का तात्पर्य क्या होता है, किस चीज़ की ये लोग बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो क्रिएटर है, क्रिएटर जो है, जिसने सृष्टि, इस इंसान का निर्माण किया है, वो क्या है? वो हमसे अलग है क्या? वो ईश्वर से भी ऊपर है? अगर आप शंकराचार्य महोदय को पढ़ेंगे तो शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म, ईश्वर और जगत, ये तीनों अलग अलग आइडेंटिटी मानते हैं, वो तीनों अलग अलग मानते हैं वो। इसका उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं तो उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। ब्रह्म मानते हैं कि ये दोनों भी अंततः इसी के भाग हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, थोड़ा सा कठिन होता है ये फिलॉसफी एक्सप्लेन करना भी और समझना भी। जैसे मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, मिट्टी का कोई बर्तन है, मिट्टी का खिलौना है, ठीक है। एक घड़ा पका हुआ है, एक कच्चा है और एक कोई खिलौना है। ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। अंततः ये सब कुछ क्या है? इन सब का अलग अलग अस्तित्व है क्या? नहीं। इन सभी का अलग अलग अस्तित्व जरूर दिखता है आपको, लेकिन वो भ्रम है। अंततः सब चीज़ें क्या हैं? अंततः सब चीज़ें मिट्टी ही है। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, मिट्टी ही सत्य है। घड़ा का, बर्तन का, खिलौना का, पके हुए चीज़ों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा, आपका, इस सृष्टि का, पेड़ पौधों का, इन सभी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। दिखता भले ही है, वो भ्रम के कारण, माया के कारण दिखता है, लेकिन अंततः हम सब चीज़ जो हैं वो ब्रह्म के हिस्सा हैं। अर्थात इसका एक और उन्होंने क्लॉज जोड़ा इसमें कि ईश्वर की कल्पना जो, वो भी ब्रह्म का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जो कुम्हार है वो भी मिट्टी का ही हिस्सा है, मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी का हिस्सा है ही। यही है शंकराचार्य का द्वैतवाद। तो ये फिलॉसफी हो जाता है। यकीन मानिएगा, जब आप दर्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दुनिया जो है भ्रम दिखेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका केवल 3 सही हो जाएगा। माधवाचार्य जी हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने बोला कि ईश्वर यानी कि क्रिएटर और इंसान यानी कि ब्रह्म और जो जगत है वो दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों अलग अलग अवधारणा है। जबकि शंकराचार्य बोलते हैं कि दोनों एक ही अवधारणा है। यही भारत की खूबसूरती रही है। शंकराचार्य जी ने जो बोला उसको काट दिया माधवाचार्य जी ने, तो क्या उनको देशद्रोही करार दे दिया गया? क्या, बिल्कुल भी नहीं, उनको भी पूछा गया। रामानुज जो हैं उन्होंने बोला विशिष्टाद्वैतवाद, ये भी अलग फिलॉसफी है, तो क्या उनको गलत माना गया कि नहीं? सभी फिलॉसफी हमारे समक्ष होता है, उसको ये सब के सब वेदांत के भाग हैं। वेदांत फिलॉसफी जो है उसी का सब के सब भाग होता है। इसका आंसर बढ़ करके अब आगे चलते हैं, तो फिलॉसफी में फंस जाएंगे हम लोग।
मूर्तिकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली मूर्तियों पर मुख्यतः हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह मथुरा कला में देखने को मिलता है। मथुरा कला विशुद्ध देसी शैली है और इसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म सभी के आर्ट बने हैं, सभी के स्कल्पचर बने हैं, सभी की मूर्तियाँ इसमें बनी हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। हर्षचरित निम्न से किसकी रचना है? तो कवि बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, और कादंबरी भी कवि बाणभट्ट की ही रचना है। कादंबरी भी इन्हीं की रचना है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्न से किस शिलालेख में समुद्रगुप्त द्वारा दिए गए अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो यह इलाहाबाद स्तंभ लेख है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है बंधुओं, प्रशंसा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जुताई की हुई कृषि भूमि का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। ए आंसर हो जाएगा। इनमें से कालीबंगा से मिलता है। मौर्य काल के दौरान राजकोष का प्रभारी निम्न से कौन सा अधिकारी था? तो सन्निधाता को कहा जाता था राजकोष का प्रभारी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मृच्छकटिकम, गीत गोविंद, अष्टांग हृदय, महाभाष्य। तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक ब्राह्मण और एक वैश्या की कहानी है। मिट्टी का कटिकम का मतलब गारी होता है, तो मिट्टी का गारी इस प्रकार का इसका नाम है, लेकिन इसमें एक ब्राह्मण और एक वैश्या की कहानी है। गीत गोविंद कवि जयदेव के द्वारा लिखा गया। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट जी ने लिखा है। महाभाष्य पतंजलि का है। महाभाष्य जो है यह जो पाणिनि के द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण, उसको सुधार करके लिखा गया है। यह तो महाभाष्य जो है यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और पाणिनि पहले दुनिया के व्याकरण के रचयिता हैं। व्याकरण आपको लग रहा होगा सामान्य चीज़ है, नहीं, पूरे देश में उस समय संस्कृत बोला जाता था, लेकिन सब के सब अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी, सभी संस्कृत अलग हुआ करती थी। तो भाषाओं के एकीकरण और देश के एकीकरण में अष्टाध्यायी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक व्याकरण लिखा कि संस्कृत किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, और इसी के कारण से इन्होंने व्याकरण कहाँ से लिखा, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली? तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के तांडव से जो निकली स्वर है, ध्वनियाँ हैं, उसी से इनको प्रेरणा मिला अष्टाध्यायी महोदय को व्याकरण लिखने का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सभी के सभी सामने ही दिए हुए मैच हैं। अलाउद्दीन खिलजी को निम्न विजयों का कालक्रम स्थान व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। तो सी हो जाएगा, अर्थात 2-1-4-3। गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1310 में। समावर्तन हिंदू दासों की एक श्रेणी है। शंकर बर्मन को कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक माना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपने घर लौटता था, तब समावर्तन का संस्कार होता था। संग्राम राज्य को लोहार वंश का संस्थापक माना जाता है। दार्शनिक रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क और बल्लभाचार्य, दो तो नाम यहाँ पर फिर से वही हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन सही किया होगा तो ये भी सही कर लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रामानुज जो है ये विशिष्ट है, राम विशिष्ट है, राम विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे, तो इसका 3 हो जाएगा। और निम्बार्क जो हैं, निम्बार्क कौन है? तो यह द्वैताद्वैत के हैं। और वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य ये हैं शुद्धाद्वैतवाद के। वल्लभगढ़ जो दिल्ली के समीप जगह है, वल्लभाचार्य जी के नाम पर ही है। मध्यकाल में मुंजानिक क्या था? तो यह गुलेल था, गुलेल को कहा जाता मुंजानिक। अगला सवाल है कि निम्न से किसने मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का 2 प्रकार के होने का वर्णन किया है? अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्कू कहा जाता था, और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इब्न बतूता ने यह वर्णन किया है। रेहला इसके किताब का नाम है। और यह भारत में जब आया तब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। शेर शाह ने अपनी वीरता को प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? शेर शाह को इन्होंने अपनी वीरता से प्रभावित कर दिया। ये मारवाड़ के हैं, मारवाड़ के। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की है। उन्होंने जब इसको लड़ते देखा तो दंग रह गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो पंचमहल जो बनाया गया है उसमें बौद्ध स्थापत्य कला से चीज़ें ली गई हैं। निम्न कथनों में सत्य कथन चुने। दशवंत चित्रकार ने पागल होकर के आत्महत्या कर लिया था। दशवंत की कृति खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संरक्षित है। तो इसका दोनों के दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। दशावंत को माना जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पेंटर में से एक रहा है। और अधिकांश जो बहुत ही उन्नत किस्म के आर्टिस्ट होते हैं वो पता नहीं क्यों मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। जो बहुत ही शानदार आर्टिस्ट होते हैं
पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। बहुत शानदार राइटर होते हैं, बहुत शानदार आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा फेल होते हैं। पता नहीं क्यों, उनका कला, उनका आर्ट तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन वो अपने वास्तविक, अपने पर्सनल जीवन में बहुत परेशान होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 से दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मध्यकालीन मेवाड़ के इन शासकों को कालक्रम अनुसार लगाइए। हमीर, राणा कुंभा, राणा मोकल और राणा लाखा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 4, 3, 2। मेवाड़ शासकों का कालक्रम है यह। राणा हमीर 1326 से 64, राणा लाखा 1382 1421, राणा मोकल 1421 से 33, महाराणा कुंभा 1433 से 68। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आकर कभी यूरोप वापस नहीं गया? तो यह मनुची है। मनुची है, यह कभी वापस नहीं गया था। अगला देखिए क्या है। दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1639 में व्यापार चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? तो मद्रास पट्टनम, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई मद्रास है, वहाँ पर निर्माण किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस वर्ष महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका आंसर 2002 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। यह अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधार की बढ़ती मांग को संबोधित करने हेतु लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। तो प्रावधान तो अवश्य ही था, लेकिन कभी संघ बन नहीं पाया क्योंकि राज्यों ने इसमें सहमति नहीं दी। बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले सवाल पर चलते हैं कि हंटर आयोग 1882 के संबंध में निम्न कथन में से सत्य कथन विचार कीजिए। हंटर आयोग 2 बार बना है, एक 1882 में, एक आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात भी बनता है। यह प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण वायसराय के अंतर्गत होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का 2 भाग, व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा में विभाजित किया जाना चाहिए। तो सत्य कथन केवल दूसरा हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण वायसराय के हाथों में क्यों होगा? सोचिए जरा, कॉमन सेंस लगाइए। वायसराय क्या प्राइमरी एजुकेशन देखेगा? क्या भारत के राष्ट्रपति प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे क्या? प्रधानमंत्री? नहीं ना। तो नगर पालिका के स्तर पर होना चाहिए, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किनको जाना जाता है? तो अरुणा असफ अली जी को जाना जाता है। निम्न से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को लागू करना, यह उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, जिसके तहत भारत के शासन को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, क्राउन को दे दिया गया था। भारत पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनेक अग्रणी प्रयासों के लिए भारतीय पत्रकारिता का जनक ये राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है इनको। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। बहुत सारे इन्होंने काम किए, इस कारण से इनको अलग अलग संज्ञाएं दी जाती है। 1813 के एक्ट के संबंध में सत्य कथन को चुनें। इस एक्ट में ईसाई मिशनरी के भारत जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अंतर्गत वार्षिक 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा पर व्यय करने का निर्णय लिया गया। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। केवल 2 यहाँ पर सही है। भारत जाने पर रोक नहीं लगाएगी, बल्कि यहाँ से ऑफिशियल तौर पर इजाज़त दी गई भारत में ईसाई मिशनरियों को कि आप धर्म परिवर्तन करो। कांग्रेस को उग्रवादी चरण के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी काल 1885 से 1905 है। ये तो उदारवादी काल है गुरु, ये तो उदारवादी काल है। इसका आंसर पहला तो गलत ही हो जाना चाहिए। और उग्रवादी नेताओं ने जनता के बीच राष्ट्रवाद फैलाने, उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए त्योहार और मेलों का रचनात्मक उपयोग किया। बिल्कुल सही है। शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक, गणेश महोत्सव, बहुत सारे महोत्सव शुरू किए गए। दूसरा तो सही हो जाएगा। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन उषा मेहता ने शुरू किया? ये तो आसान सवाल है। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं के संबंध में निम्न कथनों का पहचान कीजिए। फिरोज शाह मेहता को कानून में उनकी सेवा के लिए अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरूजी थे। इसलिए दूसरा तीसरा तो गलत ही हो जाएगा। केवल 1 सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की विफलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कारण जिम्मेदार था? सरकार द्वारा बातचीत का अभाव, खिलाफत के मुद्दे की प्राथमिकता, हिंसा का उपयोग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों का तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। वर्ष 1902 में भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करने तथा उनकी स्थिति में सुधार के हेतु सुझाव देने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन से आयोग का गठन किया गया? तो यह था आयोग जिसका नाम है रैले आयोग। रैले आयोग गठित किया गया था। सूर्यास्त कानून, अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1793 उस समय कर्नवालिस था भारत का गवर्नर।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न से कौन सी भारतीय प्रेस की मुख्य विशेषता थी? तो यह विविध आवाज़ों विचारों के लिए एक मंच था जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के समर्थक आलोचक दोनों ही शामिल थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। वो प्रेस का गोल्डन पीरियड रहा है भारत में, उसके पश्चात से प्रेस जो है वो गिरते ही चले गए। अब तो इतना नीचे गिर गए कि अब यहाँ से नीचे कुछ है ही नहीं, सबसे नीचे गिर ही चुके हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो अहमदाबाद 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना समिति में कौन शामिल नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू को उन्होंने शामिल नहीं किया था, बाकी घनश्याम दास बिरला, लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया, ये सब के सब इसमें शामिल थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। इंडियन लिबरल एसोसिएशन का स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों? ये सवाल पूछा जा चुका है, क्यों स्थापना किया गया था? तो 1919 का जो एक्ट है, चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है, उस सुधार से संतुष्ट होकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट जैसे लोग जो हैं ये आपको आंदोलन से अलग होते हुए दिखेंगे। इन्होंने अंग्रेजों पर विश्वास किया, उत्तरदायित्व का एक्ट माना इसको, और यहाँ से वो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको गौन दिखेंगे। एनी बेसेंट फिर आपको कभी सक्रिय नहीं दिखेंगी। इंडियन लिबरल एसोसिएशन उन्होंने बनाया। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2018 में सम्मानित किया गया। इनकी तो मृत्यु भी हो गई। पद्म भूषण तथा 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से 2018 में, पद्म विभूषण से 2025 में सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। बी आंसर हो जाएगा। किस संगठन 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? इसको कैरोटीनाइड कहा जाता है। पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है जो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है। यह प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रकाश तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सभी प्रकीर्णन प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ये गलत हो जाएगा। नो एंजाइम इन प्रोटीन, ये भी गलत हो जाएगा। एंजाइम जो हमारे शरीर में अलग अलग काम कर, जैसे पाचक की भूमिका में भी मदद करते हैं, सहायक होते हैं, तो वो एंजाइम जो होते हैं सभी के सभी यह प्रोटीन के ही बने होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। परंतु कुछ एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, जैसे आरएनए से बने राइबोसोम्स होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। सभी प्रकीर्णन प्रोटीन हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्न से किस प्रकार का अणु है? तो यह कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये तो काफ़ी आसान सवाल था। यह जल में घुलनशील होता है, ऊर्जा उत्पादन के ईंधन का काम करता है, और इंस्टेंट एनर्जी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लिपिड यानी कि वसा जो होता है, यह एनर्जी का सबसे प्रमुख स्रोत होता है मानव शरीर में। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए होता है तो कार्बोहाइड्रेट से अच्छा स्रोत कुछ नहीं होता है। जैसे बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, कुछ मीठा खाने पर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, या कुछ मीठा पीने पर। शरबत जो पीते हैं गर्मियों में, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ही होता है। कहीं से थके हारे आए तो तुरंत से आपको एनर्जी मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत होता है प्रमुख, लेकिन मानव शरीर में सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो वसा ही होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जब एक जीन या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह कहलाता है बहुप्रभाविता, कहते हैं इसको। जीवों से आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोजोम्स के द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अधिकृत किया है कहाँ से? तो 1935 का अधिनियम से इस चीज़ को शामिल किया गया है। 371 को। और अगर संघ का आदेश राज्य नहीं मानते हैं तो यह राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रमुख आधार माना जाता है। यानी कि अगर संघ का कोई आदेश है और राज्य मानने से इनकार कर दे तो उसको संविधान का उल्लंघन माना जाता है, और इसके बदौलत राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जा सकता है। 371 क, ख, ग और घ को दिया गया है मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। विशेष राज्यों को जो कैटेगरी बनाया गया है वही है ये, लेकिन ये जनजातीय स्तर पर बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको खत्म कर दिया गया है, वो भी 371 में ही था। संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आर्टिकल 57 हो जाएगा। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो 50 सदस्य। सी आंसर हो जाएगा।
लोक लेखा 50 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं, फिर इसको पास करवाना पड़ेगा। केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, ये भी याद रखिएगा। इसको कहा जाता है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो भारतीय सदन के नेता होते हैं, सरकार जो होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उनका राष्ट्रपति के खिलाफ में होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह लोकसभा स्पीकर को देती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार इनका नाम है। सीधा से इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान? भारत को चौथा स्थान मिला है। अमेरिका, चीन, रूस, उसके पश्चात से भारत का ही स्थान आता है। बजट 25 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? विकास के 4 इंजन बताए गए हैं। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, यह डेवलपमेंट के 4 इंजन बताए गए हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरबीआई बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा उसके बारे में? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित करते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो तीनों कथन सही हो जाएगा। इसको बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान पीएसएल से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? प्राइमरी जो सेक्टर लैंडिंग जिसको कहा जाता है, इसमें किस किस को ऋण दिया जाता है? तो कृषि, लघु छोटे उद्योग, दुर्बल वर्ग, एससी एसटी, महिलाएं, इन सभी को ऋण इसी के तहत में दिया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्न से कौन सा एक मदर समूह सम्मिलित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई द्वारा धारित स्वर्ण और एसडीआर, ये सब के सब शामिल हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। ठीक है भाई, ये तो करते ही हैं मौद्रिक नीति की अध्यक्षता। यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रेपो दर तय करने की जिम्मेदारी निभाता है। ये भी सही है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। निम्न से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? पूंजीगत लेखा की रचना कौन कौन सा करता है? तो 1, 2, 4 हो जाएगा। विदेशी ऋण हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा और पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। पूंजीगत लेखा का क्या तात्पर्य है भाई? तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजीगत लेखा, कैपिटल अकाउंट इसको कहा जाता है। इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। कैग की नियुक्ति, कैग के कर्तव्य शक्ति, संघ के खातों का प्रपत्र, ऑडिट रिपोर्ट, आपको आर्टिकल से मैच करना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। कैग की नियुक्ति अगर आप याद रखते 148 में कैग शुरू होता है, 147 में सुप्रीम कोर्ट समाप्त होता है और कैग शुरू हो जाता है 148 से, तो भी आप इसको कर लेते। सबसे पहला यही है, कैग की नियुक्ति ही है। अनुच्छेद 243 घ अधिनियम से कौन सी शक्ति पंचायतों की शक्ति नहीं है? तो भू राजस्व का विनिमय करना, रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये उनके हाथों में नहीं है, ये राज्य सरकार के हाथों में होता है। बाकी वो सभी काम कर सकते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सीजेआई परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? आर्टिकल 222 में लिखा हुआ यह। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 1975 बना है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चयन किया जाता है। निम्न से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित केस है? यह जो है अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है। यह केस बड़ा ही फेमस हुआ था। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है जिसमें गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, नहीं तो कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। निम्न से किसने भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इन्होंने काम नहीं किया था। बाकी वेंकट रमन, जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा तीनों ने काम किया था। निम्न से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति होती, 30 सदस्य होते हैं इसमें, लेकिन इसमें एक भी राज्यसभा के मेंबर शामिल नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई समिति की सिफारिश को 1950 में किया गया था। बाकी लोक लेखा समिति जो है यह 1919 के एक्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निम्न से पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? तो सोमनाथ चैटर्जी। जो हम लोग के जनरेशन, मेरे जनरेशन में जो हमें सबसे पहले स्पीकर याद है ना, वो सोमनाथ चैटर्जी ही हैं।
लालू जी का आपने हंसने वाला शायद एक दो भाषण सुना होगा, तो उस समय भी आपने सोमनाथ चटर्जी को बैठा हुआ देखा होगा, तो ये सोमनाथ चटर्जी ही हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक रहे हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उसमें निम्न से कौन सी श्रेणी नहीं है, तो सहकारिता सेवा उसमें से शामिल नहीं है। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसमें सहकारिता सेवा को नहीं रखा गया है। निम्न से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के अनुच्छेद 21 में 21 क को अंततः स्थापित किया गया, 21 क को उसमें शामिल किया गया। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार जो है वो इसी के द्वारा शामिल किया गया था। भारत के प्रथम विधि आयोग का कार्यकाल कौन सा था, तो यह था 1955 से 58। MS सीतलवार जी थे, MC सीतलवार जी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, VT कृष्णमाचारी समिति, पंचायती राज समिति, GV राव जिसको कहा जाता है। तो आपको मैच करना है कि इसमें से किसने क्या सिफारिश दिया था, तो इसका आंसर A हो जाएगा। A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4 इसका आंसर हो जाएगा। पार्टियों का नाम और स्थापना वर्ष है। तेलुगु देशम पार्टी TDP जिसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। AITC तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। राजद हो गया, RJD राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK है। तो पूछा जा रहा है कब किसको स्थापित किया गया, इसका आंसर A हो जाएगा। A का 4। तेलुगु देशम पार्टी जो है यह 1982 में बनी है। AITC 1998 में बनी है। राजद 1997 में बनी है और DMK 1949 ईस्वी में बनी थी। प्रथम लोकसभा आम चुनाव के समय क्रमशः कितनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने भाग लिया था? उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी और 19 क्षेत्रीय पार्टियों ने भाग लिया था पहले इलेक्शन के दौरान। कांग्रेस को विजय प्राप्त हुआ था। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान करने हेतु सत्य अहर्ताओं को चुने। राज्य स्तरीय दल किसको माना जाता है, तो यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किया हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा कम से कम 1 सीटें जीती हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। इसी के आधार पर किसी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। भारत के कैग कौन थे? भारत के प्रथम कैग तो V नरहरि राव थे। कौन सी भारत में वित्त आयोग की शक्तियाँ हैं, तो करों के द्वारा उगाही गई धनराशि का आवंटन, केंद्र द्वारा पारित योजनाओं का मूल्यांकन। योजनाओं का मूल्यांकन कैसे हो सकता है? योजनाओं का मूल्यांकन कैसे हो सकता है, तो दूसरा पहले ही काट दीजिए आप और पहला सही हो जाएगा। उन सिद्धांतों को विकसित करना जिसके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करना, ये तो प्लानिंग कमीशन का काम था भाई, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में क्रमशः राज्यसभा लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटें 16 हैं, लोकसभा की 40 हैं। 16 और 40 हैं। बिहार विधानसभा में कौन सी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, तो कटोरिया और मनहारी जो सीट है यह दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए आरक्षित हैं। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र बांका और मनहारी विधानसभा क्षेत्र कटिहार। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 1999 ईस्वी में कितनी थी, तो 96 थी। झारखंड अलग हो गया उसके पश्चात से। स्वतंत्रता उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार का है यह तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ये सब सवाल तो गलत नहीं हुआ होगा, ये तो PYQ में आपको रटे रटाए मिलते हैं। बिहार स्पेशल कहाँ से तैयार करे भाई, तो प्राइमरी सोर्स जो होता है PYQ ही होता है गुरु, क्योंकि फिक्स है फैक्ट। कुछ एक आध फैक्ट BPSC रिसर्च करके बनाएगी, जो आप कितना भी किसी भी किताब को पढ़ लें वो आपको नहीं मिलेगा कहीं, तो उसको हमेशा छोड़ने की कोशिश करना एग्जाम में भी, जो नहीं आए वो। बाकी जो इस प्रकार के सवाल हैं रटे रटाए ज्योग्राफी के और कल्चर के, बिहार के इतिहास के, पॉलिटी के, उसको कभी गलत नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटी के PYQ में आपको ये सारा मिल जाएगा। हिस्ट्री के PYQ में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रटे रटाए पूछे जाते हैं हर साल। जिलों की संख्या दृष्टि भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। प्रथम उत्तर प्रदेश 80 ज़िले हैं। पहले जब इसमें उत्तराखंड शामिल होता था तो और भी सारे ज़िले इसमें शामिल थे। पहले 85 विधानसभा क्षेत्र इसमें हुआ करता था, लोकसभा का क्षेत्र हुआ करता था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जिला था। फिर मध्य प्रदेश में 52 हैं, फिर राजस्थान में 50 हैं, फिर तमिलनाडु में 38 ज़िले हैं और बिहार में भी 38 ज़िले हैं, तो दोनों चतुर्थ स्थान पर हैं। स्वतंत्र भारत पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। पंचायती राज स्तर पर महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष 2006 में प्रदान किया गया है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के राज्यपाल तो नित्यानंद कानूनगो थे, बी उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांसेज रिडल्सल एक्ट को किस वर्ष लागू किया है, तो यह 2016 में लागू किया गया है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल को सूची के द्वितीय क्रम पर कौन हुए हैं? तो माधव श्री हरि आने हुए हैं। कटिहार, किशनगंज, अररिया से ये जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पटना नगर निगम का स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1952 ईस्वी में हुई है। किसे गोल्डन हाउस गाला 2025 सम्मानित किया जाएगा? इसको प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 या कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना? तो बिहार में शुरू किया गया है। यह बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश्वर माहेश्वरी को बनाया गया है। बायोसारथी भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायोसारथी पहल को लॉन्च किया गया है। इसके पश्चात से रीजनिंग के सवाल हैं। इसका अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ 90 रखा है मैंने। 90 प्लस में आपके मार्क्स स्कोर होने चाहिए, क्योंकि पेपर उतना कठिन नहीं था, आसानी से एलिमिनेट हो रहा था और कुछ सवाल ज़रूर कठिन थे। तो पेपर आपको हलवा कैसे परोस दूंगा मैं, है ना। रटे रटाए सारे सवाल जिसको देख करके आपको मौज मिल जाए और आप बिल्कुल खुश हो जाएं, तो खुश करने वाला काम नहीं होता है कभी भी टेस्ट सीरीज़ में। हाँ, निस्संदेह आपको कुछ सवाल बहुत आसान लगे होंगे, लेकिन अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो परेशान होने की जगह पर उसमें खुश होना चाहिए कि इस पेपर में मैंने ऐसे सवाल, ऐसे फैक्ट्स को गैदर कर लिए, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस को तैयार कर लिए जो मुझे अभी तक नहीं आते थे। तो इस प्रकार से खुश होना चाहिए। बी मैच्योर, सही तरीके से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।